हेलो एवरीवन। आज है 11 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे, जिसमें कि हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। अभी रिसेंटली त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की प्रजाति खोजी गई है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, इन्हें 18 जनवरी से शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। रिसेंटली न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं मार्टिन गप्टिल, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। जॉन महामा तीसरी बार अफ्रीकी कंट्री घाना के राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा एशिया की पहली शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। प्रीतीश नंदी का हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ, इनका संबंध फिल्म जगत से था। एसबीआई ने जो हर घर लखपति स्कीम की शुरुआत करी, इसके तहत 591 रुपीज हर महीने जमा करने होते हैं। हाल ही में असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत करी है। अस्थमा की जांच के लिए सीपेयर ऐप लॉन्च किया है सिप्ला ने। सिग्नेचर ग्लोबल के सीएफओ बने हैं संजीव कुमार शर्मा। गलती से कल संजय जायसवाल किया था मैंने, बाद में ये मैंने रिमूव कर दिया था, इसे करेक्ट कर दिया था। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कुल $3 बिलियन के निवेश की घोषणा करी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा दिल्ली में। तो सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2025 में जो भारत की ग्रोथ रेट है ये क्या रहेगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये रहनी है 6.6%। तो 2025 की ये प्रेडिक्शन है, आप कह सकते हैं, जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरस ये हो जाएंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष। इसकी 193 मेंबर कंट्री हैं और जो 193rd नंबर का मेंबर कंट्री है ये साउथ सूडान हो जाएगा। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के ना कुल 6 पार्ट हम पढ़ते हैं। इन 6 में से आप देख पा रहे हैं सभी 6 पार्ट जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अभी कौन सा सेशन चल रहा है, तो ये चल रहा है 79 क्रम का सेशन, 79वें क्रम का, माफ कीजिएगा 79वें क्रम का सेशन ये चल रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 79वें क्रम के सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं फिलेमोन यांग। और इसके पहले 78वें क्रम के थे डेनिस फ्रांसिस, हालांकि वो लास्ट ईयर भारत के दौरे पर भी आए हुए थे। एक और पार्ट इसका जो चर्चे में रहता है ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब इसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 कंट्री है ये परमानेंट है। सुरक्षा परिषद की मैं बात कर रही हूँ। परमानेंट मेंबर कंट्री में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए शामिल है। लेकिन इसमें 10 होते हैं अस्थायी देश, और अस्थायी देशों की जो संख्या है 10 तो होती ही है। इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। जैसे हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें पाकिस्तान है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की लिस्ट में शामिल हुआ है। ठीक है, फिर आप ये जरूर याद रखें कि इस 6 में से 5 के भाग, मतलब ये जो 5 पार्ट आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, इन सभी का हेडक्वार्टर कॉमन जगह है। कहां पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन इकलौता इसका जो भाग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं हेग, नीदरलैंड में। और इसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी लास्ट ईयर ही बनाए गए हैं नवाफ सलाम, जो कि लेबनानी न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का अपडेट कर दिया गया है, जिसमें कि भारत को रखा गया है 85 प्लेस पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 कंट्री में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकेंगे। सिंगापुर की बात करें तो लगातार इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 का जनवरी में आया था उसमें 82 स्थान पर भारत रहा था। 2025 का जो सूचकांक रिलीज किया गया है इसमें पाकिस्तान 103वें स्थान पर है, जो कि पहले 101वें स्थान पर था। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी 100वें स्थान पर है,
2024 में 57वें स्थान पर रहा था। 2024 में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, इसमें आप रिलेट करेंगे इनोवेशन इंडेक्स, टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 39। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर, इंडिया 126। अभी जनवरी चल रहा है, मार्च के महीने में 2025 का हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाएगा। शांति सूचकांक और जेंडर गैप दोनों में आइसलैंड टॉप पर है। पीस में 116 भारत है, 129 भारत है। जेंडर गैप में 129 भारत है। करप्शन में सबसे ज्यादा करप्शन सोमालिया में है, सबसे कम है डेनमार्क में, इंडिया 93rd पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38, टॉप पर सिंगापुर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159 है, टॉप पर नॉर्वे है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84, यात्रा पर्यटन सूचकांक में 39। यहाँ पर जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स लिखा है, ये पिछले साल की रैंकिंग है, 2023 वाली यदि मैं कहूँ तो 60वीं थी, लेकिन यदि मैं यहाँ 2024 का अपडेट कर दूं तो इंडिया इसमें 49 प्लेस पर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना की शुरुआत करी है? तो इस जल विद्युत परियोजना की शुरुआत रिसेंटली भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा की गई है पड़ोसी भूटान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेल ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत भूटान में पुना संगशु 2 यानी कि इसका दूसरा चरण जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को शुरू किया है। इस परियोजना का लक्ष्य है सभी 6 इकाइयों के पूरा होने पर 4357 गीगावाट हर्ट्ज वार्षिक बिजली यानी कि ईयरली इतनी बिजली का उत्पादन करना है। बात की जाए यदि भूटान की कैपिटल थिम्पू है। थिम्पू से यदि रिलेट करेंगे तो दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी यही बनी है। और दूसरी पूछा जाए तो कोटा है, कोटा जो कि भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। करेंसी नगुलतरम, प्रधानमंत्री शोरिंग तोपके, राष्ट्रपति जिग्मे खेसर वांगचुक, यहाँ की संसद का नाम सोंगड़ू है, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अब ये वाला स्लाइड मैंने ऐड किया है, कल मैप वाले बच्चों को मैं एप्लीकेशन पर पढ़ा रही थी कि अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं ना कि किसी कंट्री का नाम ले दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, कुछ इस तरीके से। तो याद रखें भूटान है जो कि 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। इसे याद रखने की ट्रिक मैंने ऐप पर बताई थी, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। भूटान से आपको रिलेट करना है भुट्टा यानी कि कॉर्न। मॉनसून में आप लोग भुट्टा तो खाते ही होंगे। तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, इतना महंगा कि 699 700 में एक कम यानी कि 699 रुपए का एक भुट्टा है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि आपसी सहयोग से एक भुट्टा लेंगे और मिल बांट करके खाएंगे। तो भूटान के सीमा साझा करने वाले राज्यों की ट्रिक है आपसी भुट्टा खाना है, आपसी में सहयोग करके, क्योंकि महंगा है, 699 का एक पड़ रहा है। तो 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है भारत भूटान के साथ। अब आपसी की क्या ट्रिक है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और एसआई से सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यही 4 भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान से बॉर्डर शेयर करेंगे। अच्छा, भूटान से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो प्रतियोगी स्विमिंग पूल है यहीं पर ओपन किया गया है। अब देखिए भारत के सहयोग से अन्य देशों में क्या क्या चीजों की शुरुआत की गई है, जैसे कि आप रिलेट करेंगे ना तो भारत नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है आप कह सकते हैं। तो अरुण जल विद्युत परियोजना आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अरुण 3 कहां से? नेपाल से। श्रीलंका में जो कंके संथुरई पोर्ट है, कंके संथुरई पोर्ट, इसके डेवलपमेंट के लिए भारत इन्वेस्ट करने जा रहा है। अफगानिस्तान में सलमा बांध भारत के सहयोग से बना है। और सहतूत बांध ये भी एक्टिव था, काम चालू था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर तालिबानियों का शासन आ गया था। सवाल नंबर 4 है, किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? ऐसी घोषणा रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हिंदू घाटी सभ्यता थी, ऐसे में सिंधु घाटी की लिपि 1 सदी से भी अधिक समय तक एक अनसुलझी पहेली रही है। तो ऐसे में इसे समझने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन का पुरस्कार ये दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी चेन्नई, और चेन्नई में रिसेंटली भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल RN रवि है।
तमिलनाडु के जो पी श्याम निखिल है देश के 85वें ग्रैंड मास्टर हैं। जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति यहाँ खोजी गई है। देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली की प्रजाति मदुरई में। समुद्र पर ये जो पहला ग्लास ब्रिज है बनाया गया, इसका उद्घाटन एम.के. स्टालिन ने किया। जिंजी किला को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। हीट वेव को राजकीय आपदा विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। पंबन ब्रिज चर्चे में था। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल की शुरुआत यहाँ हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, लाडला भाई स्कीम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में शुरू की गई स्कीम थी। देश की पहली एआई टीचर जिसका नाम आयरिस है, ये केरला में लॉन्च हुई। और मध्य प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खजुराहो से की थी। आगे चलते हैं। अच्छा, ईयरली करंट अफेयर देखिए, आज 11 तारीख है, 2 दिन बाद 11 फरवरी नहीं, माफ कीजिएगा, 11 जनवरी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ईयरली ई बुक लॉन्च कर दी जाएगी, तो इससे आप अपडेट रहें। एप्लीकेशन पर ये लॉन्च की जाएगी, ठीक है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जनवरी 2025 में जो मराठी लैंग्वेज है ऑफिशियली इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी और संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। अच्छा, कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो सबसे पहले तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। और इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्यिक कार्यों को भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रही, इसके तहत संरक्षित किया गया है। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये विस्फोट रिसेंटली देखने को मिला है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यहाँ अभी हाल ही में उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर विमानन चेतावनी जारी कर दी गई है। पहाड़ों की ढलान के पास रहने वाले जो निवासी रहे हैं, इनसे उस क्षेत्र को खाली करा लिया गया है ना, और हाई अलर्ट जारी किया गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता करेंसी रुपया राष्ट्रपति प्रबोतो सिबियंतो है, जो कि मुख्य अतिथि होंगे इस साल के रिपब्लिक डे में, और ये ब्रिक्स में शामिल 10वें क्रम का मेंबर कंट्री बना है। थोड़ा आज हम जियोग्राफी से रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, ऐसा वॉल्केनो जिसमें हमेशा से ही जलवाष्प, धुएं, ये सभी चीजें निकलते रहती है, हमेशा ही विस्फोट लगा रहता है। एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं। दूसरा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, या इसे ही आप कह सकते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी, मतलब कि काफी समय से विस्फोट हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, आगे विस्फोट होने के चांसेस हैं। एक होता है शांति अमृत ज्वालामुखी, हजारों साल से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी कोई चांसेस नहीं है कि इसमें विस्फोट हो सकता है। तो ये 3 तरह के मेजर ज्वालामुखी आप पढ़ते हैं। ऐसे कुछ ज्वालामुखी जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं, उसकी एक चार्ट मैंने बनाई है। जैसे कि विश्व का जो प्रमुख ज्वालामुखी आप अमेरिका से रिलेट करेंगे तो किलायू है हवाई द्वीप में, इसी हवाई द्वीप में मोना लाओ है, फिर यहाँ सेंट हेलेंस है। चलिए यही 3 ऑप्शन मैं आपको दूं और पूछूं कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का आंसर इसमें से क्या है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। अमेरिका के 3 ज्वालामुखी। फिर यहाँ से साउथ अमेरिका की तरफ हम चलें तो साउथ अमेरिका में जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम कोटोपेक्सी है। लेकिन यदि यहाँ पर थोड़ा सा एक शब्द और ऐड कर दिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो, यहाँ यदि सक्रिय ज्वालामुखी शब्द ऐड हो गया तब ये होगा ओजस डेल सलादो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। और यही हम साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला मैंने बताई है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यहाँ दुनिया का सबसे शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ आप पढ़ेंगे। तो देखिए 3 टर्म एक साथ याद रखें, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है तब कोटोपेक्सी है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी आंसर ओजस जल सलादो है। सक्रिय में ओजस जल सलादो और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तब आंसर एकांकागुआ है। तीनों ही आपके साउथ अमेरिका में है। फिर कुछ अदर एग्जाम्पल यदि आप रिलेट करेंगे तो ईरान में देवबंद है, म्यांमार में पोपा, तंजानिया किलिमंजारो में माउंट एल्ब्रुस है, अंटार्कटिका में जो कि इस महाद्वीप का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे कि भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है।
ठीक है, भारत से 2 ज्वालामुखी आपने याद रखने हैं। नारकोंडम बैरन, बैरन एक्टिव है। फ्यूजियामा और माउंट एसो ये जापान में हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल कर ली गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वगसीर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगशीर को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण होना था, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसकी ट्रिक थी ट्रिपल के ट्रिपल वी की। कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, वगशीर। चौथी है वेला, 5वीं वागीर लास्ट ईयर शामिल हुई, अब है वगशीर 6वीं। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम चलें, जोसेफ ऑन ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में ये लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। 2 साल के अंतराल के बाद सेना कमांडर जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। उन्होंने लेबनान की सीमाओं को कंट्रोल करने का भी वादा किया था। इसके अलावा मार्च 2017 में जोसेफ ऑन को सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है। हिजबुल्लाह ना ये एक लेबनान में स्थित एक आतंकवादी संगठन है, आप कह सकते हैं। लेबनान की कैपिटल हो जाएगी बेरूत, और लेबनान जो है ना ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन महामा ये अफ्रीका कंट्री जो घाना, इसके तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। सेम वैसे ही अफ्रीकी कंट्री इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने। आइसलैंड की जो राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम हल्ला टॉमस डॉटर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला गया है, बदल करके किसके नाम पर रखने को मंजूरी मिली है? तो इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है, मतलब ऐसा मंजूरी मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 9 जनवरी 2025 को पहाड़ी राज्य के विकास में मनमोहन सिंह जी द्वारा दिए गए जो अहम कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इसके लिए इनके सम्मान में एक संस्थान का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में है। बिरसा मुंडा के नाम पर भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम है ओडिशा में स्थित है राउरकेला में। यदि आप रिलेट करेंगे तो अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था मुंबई में। इसके अलावा एक अटल टनल आप पढ़ते हैं रोहतांग दर्रा, वो हिमाचल प्रदेश में है। वैसे 2024 में कुछ नाम बदले गए हैं जो कि आप इस स्लाइड से रिलेट कर सकते हैं। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम असगैबी धाम, ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। S-400 को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है, नाम बदल करके सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है। केरल का नाम केरलम। पुरानी संसद भवन, इसका नाम संविधान सदन। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का है, बदला हुआ नाम निरंजन शाह स्टेडियम। UAE का शहर अलमिनहाद, इसका नाम हिंद शहर। मुगल गार्डन दिल्ली में है, अमृत उद्यान। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अहिल्याबाई। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया में जो हैरिस पार्क है, इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। सवाल नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? तो अभी कुंभ का मेला कहाँ लगना है? प्रयागराज में 12 वर्षों के अंतराल के बाद। तो इसके लिए ये सुविधा की शुरुआत इन्होंने की है प्रयागराज से। लखनऊ में बंदरवन, देश का पहला बंदरवन और देश की पहली AI सिटी लखनऊ बनने जा रही है। वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम सर्ववेद है। और गोरखपुर से अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है। बारहसिंगा राज्य की पशु है, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। आज मैंने उत्तर प्रदेश के केवल 5 करंट अफेयर के फैक्ट ऐड किए हैं। जैसे कि टूरिज्म के लिहाज से यदि देखा जाए ना, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा टूरिज्म वाराणसी में होता था। इसे पीछे छोड़ करके अयोध्या सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बना। ये गोरखपुर वाला फैक्ट बता चुकी। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने वाराणसी से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगा।
मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची है और देश का पहला गौ अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। प्रणब मुखर्जी जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, इनके सम्मान में एक स्मारक बनने जा रहा है। कहां पर? तो ये राजधानी दिल्ली में बनेगा। नई दिल्ली के राजघाट परिसर में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर इनका एक स्मारक स्थापित किए जाने को लेकर के केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। स्मारक की बात की जा रही है तो भीमराव अंबेडकर जी की जो समाधि स्थली है ये मुंबई में है, जिसे आप चैत्या भूमि के नाम से जानते हैं। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाएगा। फिर यदि मैं बात करूं औरंगाबाद की, हालांकि ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद अलग है, बिहार वाला अलग है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है जिसका नाम अब तो बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया। तो औरंगाबाद में किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए औरंगजेब के जो बेटे थे ना प्रिंस आजम शाह, इन्होंने अपनी जो माँ थी दिलरस बानो बेगम, इनके स्मृति में बीबी का मकबरा बनवाया था। अमेरिका का कौन सा स्टेट है जो कि भीषण जंगली आग की चपेट में है? ये न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंड में रही है। कैलिफोर्निया स्टेट इस समय भीषण जंगलों की आग में लिपटा हुआ है और यहाँ का लॉस एंजल्स शहर है ना जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अभी तक आंकड़े जो कहते हैं कि 5 से 10 मौत हुई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है और काफी लोग घायल हुए हैं। 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है और करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा, यानी कि वो जगह छोड़ करके खाली करना पड़ा और आग के चलते यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। यदि मैं बात करूँ ना कैलिफोर्निया की, सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, ये है पूरा कैलिफोर्निया वाला इलाका, है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में। तो पिछले 50 वर्षों में यहाँ 78 से अधिक बार आग लग चुकी है। और कैलिफोर्निया वैसे ना मतलब ये जो वाला इलाका है ये दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म माना जाता है और आग लगने के पीछे का जो कारण है ये बारिश की कमी, सूखी लकड़ियां और तेज हवाओं को माना जा रहा है। और जो लॉस एंजल्स है ना यहीं पर है, तो लॉस एंजल्स जिसे हॉलीवुड कहते हैं, हॉलीवुड जो दुनिया का यहीं पर है। तो लॉस एंजल्स शहर ये पहाड़ों के बीच में है और यहाँ पर चीड़ के जंगल है। अभी जनवरी के शुरुआत में ही ये 5-6 जनवरी के आसपास यहीं से आग की शुरुआत हुई और कुछ घंटों के भीतर ही आसपास के इलाकों को इसने चपेट में ले लिया है। और ये कैलिफोर्निया में ना, अभी मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया की बात कर रही हूँ, तो कैलिफोर्निया में अभी अक्टूबर महीने से अभी तक यानी कि जनवरी आ गया, बीते 3 महीनों में ना 1% से भी कम की बारिश हुई है। इसके चलते जो एनवायरनमेंट है इसमें नमी की कमी है और जो पेड़ पौधे हैं वो सूखे हुए हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक अहम वजह मानी जा रही है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। यहाँ के जो 39वें क्रम के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बाल्ड ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम इसी ने विकसित किया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, उद्घाटन किया गया। रिसेंटली भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप की एआई नीति के सलाहकार में शामिल किया गया, मतलब कि सलाहकार ही ने बना दिया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, जिसका आंसर था पश्चिम बंगाल। आज का सवाल है भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।